नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 1000 करोड़ का घोटाला है जहां 47 एफआईआर है और सीजीआई को मतलब सीजीआई की अदालत में ईडी को पेश होना पड़ा है और कपिल सिब्बल ने ये पूरा का पूरा फील्डिंग सेट की है। क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट में आपको दिखाएंगे, लेकिन ये जो पूरा प्रकरण है आपको सुनकर हैरानी होगी कि जो 47 एफआईआर है किसी प्राइवेट व्यक्ति पे किसी उस पर नहीं है, ये सरकारी संस्था पर है। तमिलनाडु के ही संस्था पर है 47 एफआईआर और वो भी पुलिस ने ही 47 एफआईआर यानी तमिलनाडु पुलिस ने 47 एफआईआर दर्ज की है। और अब उस कंपनी के लिए कपिल सिब्बल लड़ रहे हैं जो सरकारी कंपनी यानी सरकार की तरफ से, और ईडी आ गई है। इस पूरे मामले में ईडी की एंट्री हो गई है। तो कपिल सिब्बल ने पीएमएलए पर किस प्रकार से ईडी को घसीटा है आपको दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया राय जरूर दीजिएगा। कल्पना कीजिए एक राज्य की सरकारी कंपनी जो लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करती है, इसके अंदर हजारों करोड़ों का काला खेल चल रहा हो, बाहर सब कुछ चमक दमक वाला लगे, लेकिन जब अंदर पहुंचे तो घपले का जाल इतना जटिल हो कि 47 अलग अलग एफआईआर दाखिल हो जाए। और जब केंद्र की जांच एजेंसी ने इस जाल को खोलने की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों अचानक इसे रोका है? क्या सिर्फ कानूनी बहस है या इसके पीछे कुछ बड़ा जो है वो राज छिपा हुआ है? हम आपके सामने इसी को खोलेंगे, क्योंकि यहां पर कपिल सिब्बल ने कैसे सरकारी कंपनी तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, जिसको हम कहते हैं टैसमैक यानी TASMAC के 1000 करोड़ के कथित घोटाले की। लेकिन इसमें सावधान रहिए क्योंकि हर मोड़ पर आपको पता चलेगा कि भाई वकीलों ने किस प्रकार से तीर कमान यानी कपिल सिब्बल ने संभाली और जजों को इस पर जो प्रतिक्रिया है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको लेकर के सुनवाई कर रहे हैं और राज्य के अधिकारी का आखिरकार इसमें फंसे हुए हैं। तो इस पूरे मामले में क्या ईडी गलत है या यह संघीय ढांचे का सवाल है? तो चलिए अब शुरू करते हैं। आपको पूरी खबर की तरफ अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कपिल सिब्बल पर जरूर दो राय रखिएगा कि कपिल सिब्बल जहां आते हैं और पैसों की बात आती है तो कपिल सिब्बल, जाहिर सी बात है बड़े पैसों में कपिल सिब्बल के पास तो केस आते ही हैं। आखिर यूं ही नहीं, करोड़ों में संपत्ति पहुंच चुकी है, सैकड़ों करोड़ों में। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है तमिलनाडु से, जहां शराब कारोबार राज्य की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। टैसमैक जो है तमिलनाडु की स्टेट मार्केटिंग की बात करें तो स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन जो है 1980 के दशक में एक सरकारी कंपनी है जो पूरे राज्य में शराब का विक्रय करती है यानी बिक्री करती है। इसका मतलब है कि कोई भी प्राइवेट प्लेयर वहां पर दखल नहीं देता, हर काम सरकारी होती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जाने तो जो टैसमैक है उसका सालाना हजारों करोड़ का टर्नओवर करती है और इसका राजस्व राज्य के खजाने में जाता है। लेकिन यही कंपनी जो कागज पर जन कल्याण का प्रतीक है, वास्तव में भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। सरकारी फंड्स का इसमें गलत इस्तेमाल, अधिकारियों को अनुचित लाभ और नकली बिलों का जाल, यह सब इतना सुनियोजित है कि 1000 करोड़ रुपए का घोटाला हो चुका था। लेकिन सवाल यह है कि घोटाला पनपा कैसे? तो आपको सबूत दिखा देते हैं। पहला सबूत आता है राज्य की ही जांच से। तमिलनाडु की विजिलेंस एंड एंटी करप्शन विंग ने 2024 के अंत में 47 एफआईआर दर्ज किया। यह एफआईआर टैसमैक यानी तमिलनाडु वो सरकारी कंपनी है कि विभिन्न अधिकारियों, उसके सप्लायर्स और लोकल आउटलेट्स के खिलाफ थी। इनमें मुख्य आरोप जो था कि भैया इस जो शराब था उसकी खरीद फरोख्त में हेराफेरी की गई, नकली इनवाइस बनाई गई और सरकार के फंड को प्राइवेट पॉकेट में ट्रांसफर कर दिया गया। अगर इसको हम उदाहरण के तौर पर रखा जाए तो एक एफआईआर में जो दर्ज है उसमें उल्लेख है कि टैसमैक ने ओवर इनवाइसिंग के जरिए 200 करोड़ से ज्यादा नुकसान किया। जहां सप्लायर को ज्यादा पेमेंट कर दिया,
बिना गुणवत्ता को चेक किए हुए। अब दूसरी एफआईआर में जो है वहां कमीशन लेने का जिक्र है अधिकारियों द्वारा, सरकारी अधिकारियों द्वारा, यानी हर डील पर 5 से 10% का कट लगता था। कुल मिलाकर 47 एफआईआर से साफ होता है कि यह कोई छोटा मोटा मामला नहीं बल्कि सिस्टमैटिक करप्शन था जो सालों से चल रहा था। राज्य सरकार ने खुद स्वीकार किया कि 42 में से 36 एफआईआर को क्लोज कर दिया गया है। लेकिन क्यों? क्योंकि जांच में सबूत नहीं मिले, लेकिन कार्रवाई रोकी गई। यहां सस्पेंस आता, अगर राज्य की इतनी बड़ी एजेंसी की अगर क्लोज कर रही है तो क्या बड़े मछलियां बच रही हैं? टैस्मैक ने मैनेजिंग डायरेक्टर्स के लेकर फील्ड स्टाफ तक सभी पर शक था, लेकिन राज्य पुलिस की जांच धीमी पड़ गई। ठीक इसी वक्त केंद्र की ईडी की एंट्री होती है। ईडी का रोल महत्वपूर्ण है क्योंकि ईडी ने पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी का काम है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, खासकर जब प्रोडक्शन ऑफेंस जैसे आईपीसी के तहत करप्शन हो। 2025 की शुरुआत में ईडी ने टैस्मैक स्कैम को पीएमएलए के दायरे में ला दिया, क्योंकि 47 एफआईआर से जो प्रेडिकेट ऑफेंस थे जैसे आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी है और 120 आपराधिक साजिश है। ईडी के अनुसार टैस्मैक ने अधिकारियों को डिस्टर्ब फंड मतलब जो फंड थे उसको डिस्ट्रीब्यूट किए जो असल में मनी लॉन्ड्रिंग थी। सबूत जो था, ईडी ने रेड्स के दौरान कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स और बैंक स्टेटमेंट जब्त किए जो दिखाते हैं कि 1000 करोड़ से कम 300 करोड़ रुपए का प्राइवेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए। अब जब इतना सब हो रहा था तो एंट्री होगी कपिल सिब्बल की। कपिल सिब्बल इस टैस्मैक के वकील बनकर आते हैं और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से ईडी की तरफ से एसीजी एसवी राजू होते हैं जो ईडी की तरफ में कोर्ट में पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि ईडी की तरफ से पहुंचे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि भाई कुल 47 एफआईआर दर्ज हुए हैं, बड़े पैमाने पर इसमें अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने कहा हम पूर्व निर्धारित अपराधों पर और दर्ज अपराधों पर काम कर रहे हैं। कंपनी इन सभी अधिकारियों का पैसा उन्होंने कैसे बहाया है कंपनी का वो है, लेकिन यह कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। ईडी की रिपोर्ट्स में बैंक ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट, इनवॉइस की मैचिंग के सबूत हैं जो साबित करते हैं कि फंड का फ्लो असामान्य था। ईडी ने 60 घंटे से ज्यादा सर्चेस किए, हर स्टेप का लीगल था। मद्रास हाईकोर्ट से पहले ही ईडी को जांच की इजाजत दी गई थी, लेकिन ईडी सही क्यों लगती है? क्योंकि अगर राज्य की एफआईआर क्लोज हो रही है तो मनी लॉन्ड्रिंग का ट्रेल जो है वो कौन फॉलो करेगा? ईडी ने साबित किया कि टैस्मैक के जरिए ब्लैक मनी व्हाइट हो रही थी, शराब की बिक्री से कमाई की रियल एस्टेट और दूसरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था। एक रिपोर्ट में ईडी ने 15 अधिकारियों के अकाउंट फ्रीज किए जहां 150 करोड़ से ज्यादा संदिग्ध ट्रांजैक्शन मिले। अब सोचिए, अधिकारियों के अकाउंट से 150 करोड़ ट्रांजैक्शन मिले। अब आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा घोटाला था जहां अधिकारी खुलेआम अपने अकाउंट में पैसे ले रहे हैं। यह ईडी की मेहनत का नतीजा है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई बिना किसी राजनीतिक दबाव के। लेकिन अब आता है कहानी का ट्विस्ट, क्योंकि कपिल सिब्बल की एंट्री होती है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जो तमिलनाडु सरकार की तरफ से पेश हुए, उन्होंने पीएमएलए को ही निशाना बना दिया। देखो, कपिल सिब्बल की आदत यह है कि ये लोग क्या करते हैं, उनका मुवक्किल अगर कहीं फंसा होता है तो मुवक्किल को नहीं और मुवक्किल के काम को नहीं देखते हैं, मुवक्किल पर जो कानून लागू हुआ है उस कानून को ही तोड़ने पर लग जाते हैं। यानी कि जिस हथियार से किसी का कत्ल किया जाएगा उस हथियार को ही गायब कर दो तो साहब कत्ल क्यों होगा। वही हालत है कि पीएमएलए ही था और पीएमएलए के जरिए ही इन पर कार्यवाही हो रही थी साहब, तो पीएमएलए को ही जड़ से काट दो तो साहब मामला ही खत्म हो गया। और यही कपिल सिब्बल ने यहां किया कि पीएमएलए को निशाना बनाया। उनकी दलीलें तेज थी जैसे कोई कानूनी तीर हो। सिब्बल ने कहा यह टैस्मैक का मामला है जो सरकारी कंपनी है, किसी सरकारी कंपनी पर छापेमारी कैसे कोई ईडी कर सकती है? कंपनी के प्रबंधन निदेशकों पर छापेमारी हुई,
प्रवर्तन निदेशालय ने सरकारी कंपनी के कंप्यूटर वगैरह जो है वो जब्त कर लिए हैं। अब कपिल सिब्बल का पॉइंट था कि टैक्समैक स्टेट सब्जेक्ट है, एक्साइज और लॉ एंड ऑर्डर के राज्य के दायरे हैं। ईडी का हस्तक्षेप यह फेडरलिज्म पर हमला है। सिब्बल ने आगे कहा, एक बार एफआईआर हो जाए, ईसीआईआर हो जाए तो यह मामला पल भर में बंद हो सकता है। हमें तय करना होगा कि क्या करना है और क्या नहीं। अब प्रवर्तन निदेशालय बेमतलब परेशान कर रहा है, उनका कहना है। राज्य पुलिस इस मामले में कदम उठा रही है और जांच कर रही है। अब सोचिए, 47 एफआईआर में से 36 एफआईआर को क्लोज कर दिया राज्य सरकार ने, राज्य की पुलिस ने, और कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि राज्य सरकार जांच कर रही है। अगर जांच कर रही है तो 47 में 36 क्लोज कैसे हो गई? और जब ये मनी ट्रेल मिल रहा है, जहां मनी ट्रेल का काम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी का है, तो बड़ी लॉन्ड्रिंग में सरकार, अगर राज्य सरकार काम नहीं कर रही है तो ईडी की एंट्री होगी कि नहीं होगी? और सबसे बड़ा मैंने बताया ना, 36 एफआईआर क्लोज होने का मतलब है 60 घंटे सर्चेज का जिक्र किया गया ईडी के द्वारा कि जैसे ईडी ओवर रीच कर रही हो। जैसे दोस्तों का सस्पेंस है कि क्या सिब्बल का यह खेल सिर्फ राज्य के अधिकार को बचाने का था या घोटाले की गहराई को छिपाने का। अगर तथ्य देखो तो सिब्बल ने पीएमएलए के तहत ईसीआईआर को चैलेंज किया है, लेकिन ईडी के पास प्रेडिकेट ऑफेंस के सॉलिड प्रूफ थे। सुप्रीम कोर्ट के पिछले जजमेंट में भी पीएमएलए को ब्रांड पावर दी गई है, लेकिन सिब्बल ने रिव्यू पिटीशन का हवाला देकर टाइम खरीदा। और कपिल सिब्बल टाइम बाई करना बहुत जानते हैं। उन्हें पता है कि टाइम बाई होगा तो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने भी कहा था फोरम शॉपिंग होती है। और फोरम शॉपिंग कब होती है? जब टाइम बाई होता है, यानी टाइम मिलता है उस बीच फोरम शॉपिंग होती है। अब फोरम शॉपिंग का जिक्र हम बहुत बार बता चुके हैं कि फोरम शॉपिंग क्या होती है। खरीद फरोख्त न्यायपालिका में, और इसमें जिसका जिक्र डीवाई चंद्रचूड़ ने किया था, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, डीवाई चंद्रचूड़ का इंटरव्यू देख सकते हैं। इन सबके बीच में अब टाइम बाई तो कर लिया है। कपिल सिब्बल का तर्क था कि ईडी हर संदेह में कूद पड़ती है, लेकिन सबूत क्या है? राज्य की 47 एफआईआर ईडी ही पे बेस थी। सिब्बल ने इन्हें कमजोर दिखाने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट्स रिकॉर्ड दिखाते हैं कि एफआईआर में डिटेल्स चार्जशीट थी। यह खेल पीएमएलए को कमजोर करने का लगता है, जहां वकील बड़े केसों में जो है वो टेक्निकल बैकग्राउंड पर स्टे लेते हैं। लेकिन ईडी ने काउंटर किया, यह कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। सिब्बल की दलीलें मजबूत लगी, लेकिन तथ्य ईडी के पक्ष में झुकते हैं। अब पहुंचते हैं क्लाइमैक्स पर। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अब हुई है, और आज बेंच में चीफ थे, मतलब जो लोग वो थे, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई और जस्टिस यस के जो है के विनोद चंद्रन थे। सुनवाई गर्मागर्म थी, जैसे कोई कानूनी थ्रिलर। सीजेआई गवई ने ईडी को सख्त लहजे में फटकार लगाई। उनका पहला सवाल था, फिर संघीय ढांचे का क्या होगा? कानून व्यवस्था पर किसका नियंत्रण है? फिर बोले, क्या यह किसी मामले की जांच करने के लिए राज्य अधिकार का अतिक्रमण नहीं है? जब भी आपको संदेह होगा राज्य जांच नहीं कर रहा है तो आप खुद वहां पहुंच जाएंगे, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा। सीजेआई ने आगे कहा, क्या स्थानीय पुलिस इस मामले की जांच नहीं कर सकती? यह फैसला फेडरलिज्म पर आधारित था। भारत का संविधान राज्य सूची में लॉ एंड ऑर्डर रखता है, और ईडी का केंद्रीय रोल कभी कभी ओवररीच लगता है। कोर्ट ने पीएमएलए जांच पर अंतरिम स्टे लगा दिया, और जब तक पीएमएलए प्रावधानों पर रिव्यू पिटीशन का फैसला ना हो, यह दूसरी बार था। मई 2025 में भी कोर्ट ने ईडी के रेड्स की आलोचना की, और टैक्समैक पर कोई भी कहीं ना कहीं पनिशमेंटल एक्शन को रोका था। अब सीजेआई का फैसला सही था, क्योंकि यह राज्य के अधिकारों की रक्षा करना। लेकिन दोस्तों, यहां बैलेंस देखिए, सीजेआई ने ईडी को पूरी तरह गलत नहीं कहा है, उन्हें सिर्फ सवाल उठाए। ईडी की जांच वैलिड थी, क्योंकि प्रेडिकेट ऑफेंस नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं। ईडी को सही दिखाने के लिए तथ्य देखें। ईडी ने टैक्समैक हेडक्वार्टर पर मार्च 2025 में रेड की, जहां 1000 करोड़ स्कैम के डॉक्यूमेंट मिले, इन्फ्लेटेड बिल्स मिले, जहां शराब की कीमत 20% ज्यादा दिखाई गई। अब ईडी की रिपोर्ट में 47 एफआईआर का एनालिसिस है, जो दिखाता है कि राज्य की जांच अधूरी थी।
कई केसेस क्लोज बिना चार्जशीट के कर दिए गए। ईडी ने फ्रीजर ऑर्डर जारी किए जो पीएमएलए के सेक्शन 17 के तहत लीगल है। ऐसे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो ईडी की तरफ से पेश हुए थे, राजू ने कोर्ट में कहा यह मैसिव करप्शन है, ना कि लोकल इशू। सबूत है कि ईडी प्रेस रिलीज में बैंक स्टेटमेंट है जहां टैक्समैक के फंड्स प्राइवेट फर्म्स में गए जो अधिकारियों से लिंक्ड हैं। एक उदाहरण, एक एमडी के अकाउंट में 50 करोड़ का अनट्रेस्ड फ्लो था। अब सीजीआई का फैसला स्टे का है, ना कि कैंसलेशन का। मतलब ईडी की जांच रुकी है लेकिन प्रूफ वैलिड है। यह दिखाता है कि ईडी सही ट्रैक पर थी, लेकिन फेडरल बैलेंस की जरूरत है। टैक्समैक को एक्सपोज करते हुए और गहराई में अगर जाएं तो टैक्समैक की स्थापना 1981 में हुई ताकि शराब राज्य को कंट्रोल किया जाए, लेकिन 2020 की रिपोर्ट आई कि कंपनी में घपले हो रहे हैं। 2023 में कैग रिपोर्ट ने हाईलाइट किया कि 500 करोड़ का नुकसान ओवर प्राइसिंग से हुआ है और 47 एफआईआर 20 आईपीसी 420 पर थी, जहां फेक सप्लायर को पेमेंट किया गया। एक केस में 100 करोड़ का एक पेमेंट फर्जी फर्म को दिया गया जो बाद में अधिकारियों के रिश्तेदारों से लिंक निकली। ईडी ने यह ट्रैक फॉलो किया जो राज्य पुलिस नहीं कर सकी। सस्पेंस यह है कि अगर ईडी नहीं आती तो क्या घोटाला दब नहीं जाता। तब से कहते हैं क्यों 36 एफआईआर क्लोज हो चुकी है। तो सिब्बल का खेल अब पीएमएलए को ओवरब्रॉड कहा जा रहा है और ईसीआईआर एफआईआर की तरह ही जो स्टेट के खिलाफ है, लेकिन पीएमएलए 2002 का एक्ट है जो स्पष्ट करता है कि मनी लॉन्ड्रिंग सेंट्रल का सब्जेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट के विजय माध्यवकर केस में पीएमएलए को वैलिडेट किया गया। सिब्बल ने रिव्यू पिटीशन का सहारा लिया है जो पेंडिंग है और स्टे लिया गया है। यह स्ट्रेटजी है टाइम गेन करने का, प्रेशर कम करने का, लेकिन ईडी के प्रूफ मजबूत हैं। 60 घंटे की जो है सर्चेस में 200 डॉक्यूमेंट जब्त हुए जो कोर्ट में सबमिट हैं। सीजीआई का फैसला कानूनी रूप से सॉलिड है। उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर का हवाला दिया है, लेकिन आर्टिकल 246 जहां स्टेट की लिस्ट एक्साइज है, लेकिन ईडी का रोल केंद्रीय लिस्ट में मनी लॉन्ड्रिंग का है। कोर्ट ने स्टे लगाना क्योंकि रिव्यू पेंडिंग है, जहां पीएमएलए के ट्विन कंडीशन पर सवाल हैं। लेकिन ईडी सही थी क्योंकि स्कैम नेशनल इकोनॉमी को हिट करता है। टैक्समैक का राजस्व से टैक्स आता है। तो ये पूरा का पूरा मामला अब आने वाले समय में कपिल सिब्बल पर आधारित है। कपिल सिब्बल क्या करेंगे वो जरूर अब आप इंतजार करिए, क्योंकि यहां पर अब मैंने बताया ना, कपिल सिब्बल अपने मुवक्किल को नहीं बचाते। कपिल सिब्बल मुवक्किल पर लगे हुए जो आरोप है, यानी कि जो कानून है, जो केस है, उस केस को ही खत्म कर देते हैं। यानी वो सीधे तौर पर जड़ ही काट देते हैं, मुवक्किल तक पहुंचने नहीं देते। यही यहां पर हुआ है। अब आप बताइए, पूरे प्रकरण पर मैंने बहुत ही तथ्यात्मक और बहुत ही प्रूफ के साथ आपके सामने रखा है। मैंने यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी गलत नहीं कहा है क्योंकि वो अपने हिसाब से फैसले लिए हैं, लेकिन फैसले हमारे कानून में किस प्रकार से हैं, जहां ईडी और राज्य की शक्तियों में किस प्रकार से टकराव होता है। आप देखते हैं कई बार सीबीआई और ईडी को राज्य के लोग गिरफ्तार कर लेते हैं और वो घोटाले पे घोटाले करते रहें, उसका कोई भी देख रेख करने वाला नहीं है। बने रहिए ऑल न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।